नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जी अकेडमी में। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन इतिहास शुरू किया था और जिसमें दोस्तों पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ करके खत्म कर दिया है। आज की वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग इसमें बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, कुषाण वंश, गुप्त वंश इत्यादि सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय खत्म कर लिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल टॉपिक भी खत्म कर लिया है, राज्य व्यवस्था भी खत्म हो गई है दोस्तों, और अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई है, और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक उदय और मध्य देश यूपी पर प्रभाव, यानी उत्तर प्रदेश पर क्या क्या प्रभाव है इनका, ये सब विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश को जैन धर्म का पालना यानी क्रैडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश को जैन धर्म का पालना कहते हैं। अब जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। दोस्तों पहले हैं ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर हैं, और इनको दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। इनका संबंध दोस्तों अयोध्या से माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से इनका संबंध है। और 23वें तीर्थंकर की अगर बात करें दोस्तों, तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। इनका जन्म, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में, काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। शिक्षाओं की बात करें तो जैन धर्म में 4 महाव्रत है दोस्तों। कौन कौन से? पहला है सत्य, जो सत्य बोलना सिखाता है दोस्तों। दूसरा है अहिंसा, जो हिंसा ना करना सिखाता है दोस्तों। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों संपत्ति का त्याग करना सिखाता है। और चौथा है दोस्तों अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। ये दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों महाव्रतों को दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 5वां व्रत जो है किसने, ब्रह्मचर्य जो है किसने जोड़ा था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थस्थलों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अयोध्या के संबंध में दोस्तों देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और दूसरे तीर्थंकर अचितनाथ की जन्मस्थली दोस्तों अयोध्या ही है, याद रखिएगा। श्रावस्ती की अगर बात करें तो तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ से संबंधित है। यहाँ विख्यात शोभनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। ये जो इमेज में है ये शोभनाथ मंदिर है दोस्तों, और ये श्रावस्ती श्रावस्ती में स्थित है। और श्रावस्ती जो है दोस्तों तीसरे तीर्थंकर से संबंधित है। वाराणसी की अगर बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली वाराणसी मानी जाती है। और दोस्तों ये जो मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है, जो कि वाराणसी में स्थित है। अब देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जो कि ललितपुर में स्थित है। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है ये, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यहाँ जैन मूर्तियां और मंदिर समूह भी स्थित प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मंदिर बना हुआ है ये दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर में स्थित है। भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। देवगढ़ को बेतवा नदी का आइलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देवगढ़ को क्या कहा जाता है? बेतवा नदी का आइलैंड। यहाँ बेतवा नदी के तट पर जैन मंदिरों का एक विशाल समूह है, जिसमें हजारों मूर्तियां उत्कीर्ण है। अब संभवनाथ एवं चंद्र प्रभु के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इन प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। कौशाम्बी जिले की बात करते हैं तो यह एक ऐसा स्थान है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कौन सा जिला जो जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो है कौशाम्बी। मथुरा की अगर बात करें तो दोस्तों कुषाण काल में जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र था। मथुरा कला शैली यहीं पर विकसित हुई है। किस काल में? याद रखिएगा, कुषाण काल में। अब बौद्ध धर्म परिचय एवं संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों गौतम बुद्ध हैं, आप सभी को पता होगा। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में दोस्तों, ये है दोस्तों लुम्बिनी प्रोविंस। दोस्तों ये है नेपाल का लुम्बिनी प्रोविंस। यहीं पर दोस्तों बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बहराइच के दोस्तों देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब इनके पिता की बात करें तो शुद्धोधन इनके पिता हैं दोस्तों। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है आपके कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण दोस्तों क्या होता है? बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिवाण कहा गया है, याद रखिएगा। जब भी महापरिवाण शब्द आए क्वेश्चन में तो वो मृत्यु मतलब बुद्ध जी की मृत्यु से संबंधित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और बौद्ध धर्म का गहरा नाता। बौद्ध धर्म का पालना यानी कि क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत होने के कारण राज्य को इस नाम से जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो अधिकांश जीवन था दोस्तों आपके, ये उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रथम उपदेश की अगर बात करें, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था 5 ऋषि मुनियों को, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं वर्तमान स्थिति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो कपिल वस्तु के बारे में देखते हैं। कपिल वस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। रामग्राम यह वर्तमान में गोरखपुर जिले में स्थित है। बौद्ध काल के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर और अहिछत्र, याद रखिएगा। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित नगर हैं।
अब यूपी स्पेशल परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। सारनाथ वाराणसी, यहाँ बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था 5 ऋषि मुनियों को, सबसे पहले यहाँ पर उपदेश दिया था, इसीलिए इस स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है सारनाथ को। कुशीनगर की बात करें तो यहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ और यह मल्ल जनपद का हिस्सा था। याद रखिएगा, कुशीनगर कौन से जनपद का हिस्सा था? मल्ल जनपद का हिस्सा था। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक वर्षावास यानी कि सबसे ज्यादा मानसून में कहा वो रहे थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा वर्षावास दोस्तों उन्होंने श्रावस्ती में ही किया था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्राचीन कला एवं धर्म। अब ब्राह्मण धर्म के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मथुरा कला और धर्म का संगम। जैन और बौद्ध धर्म के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। मथुरा से प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दोस्तों प्राप्त हुई हैं। देवी देवता कौन कौन से? विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वराह, दुर्गा और लक्ष्मी। मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूर्ति कला का जो जन्म स्थान है किसे कहा जाता है? मथुरा को। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कुषाणकालीन मंदिरों की बात कर लेते हैं, जैसे कि सोनक और मथुरा। तो हाल ही में मथुरा के सोनक क्षेत्र से कुषाण काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, जो उस काल में धार्मिक सहिष्णुता और वास्तुकला के विकास को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ परीक्षा के लिए दोस्तों कुछ तथ्यों के बारे में। मथुरा कला शैली की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मथुरा कला शैली में कौन से पत्थर का यूज होता है? लाल बलुआ पत्थर का यूज होता है। और दोस्तों ये जो बुद्ध की मूर्तियां जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाल बलुआ पत्थर से ही बनी है और ये मथुरा कला शैली में बनी है। पहली मूर्ति की बात करें तो कई इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध की पहली मानव मूर्ति मथुरा कला में ही बनी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्रों की बात देख लेते हैं। सोनक यानी मथुरा कुषाणकालीन साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की दोस्तों बात कर लेते हैं। मगध के बारे में पहली बार जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। मुख्य रूप से बिहार के नालंदा, पाटलिपुत्र यानी पटना और गया जिले इसमें शामिल थे। मतलब मगध में कौन कौन सा जिला शामिल था? बिहार का जो नालंदा है, पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, और गया जिले मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र रही है। ये दो राजधानियां दोस्तों अलग अलग समय में रही हैं, याद रखिएगा। मगध के प्रमुख राजवंशों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है दोस्तों हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो समय काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था और इसके संस्थापक जो दोस्तों थे वो थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो इसका जो समय काल है दोस्तों 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व और इसके संस्थापक शिशुनाग थे। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक तो शिशुनाग ही हो गए। ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। नंद वंश के संस्थापक दोस्तों 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक का इसका जो समय काल रहा है। और इसके जो संस्थापक थे वो महापदम नंद थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी पूछ लेता है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण शासक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। बिंबिसार, इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछे तो है बिंबिसार। अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की सीमाओं का विस्तार किया और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर जो है अधिकार कर लिया था। महापदम नंद की अगर बात करें तो इन्हें नंद वंश का संस्थापक और मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो जो है जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों, इसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था 322 ईसा पूर्व में। तो विशेष बिंदु देख लेते हैं। सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख खोजे जा चुके हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अभिलेखों के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है वो जो मतलब जो वाराणसी में है दोस्तों, जैसे ये दिखाया गया है सारनाथ का, ये जो है लघु स्तंभ लेख है, ये सारनाथ में है। देखिए दोस्तों, इसके सबसे ऊपर है ये चक्र, इसे चक्र कहते हैं। इसे जो है दोस्तों जहाँ पर 3 शेर बने हुए हैं इसे शीर्ष कहते हैं और 3 शेर जिस पर हैं दोस्तों, ये चक्र बना हुआ है, 3 शेर जिस पर है इसे कहते हैं दोस्तों मंड। और नीचे दोस्तों ये उल्टा कमल है, उल्टे कमल की पंखुड़ियों से ढका हुआ कुंभिका, इसे कुंभिका कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ढका हुआ जो है कुंभिका, ये है कुंभिका दोस्तों। और ये है दंड दोस्तों, शाफ्ट जिसे कहते हैं। अब इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह स्तंभ 4 सिंहों की आकृति वाला है दोस्तों। सामने से तो 3 दिखाई देते हैं, इसके पीछे भी एक है, तो 4 सिंहों वाला ये आकृति वाला है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है दोस्तों। इसका मतलब है ये जो सिंबल है दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टोपरा स्तंभ लेख मूल स्थान दोस्तों इसका क्या था? खिजराबाद, सहारनपुर और वर्तमान स्थान दिल्ली में। इसके द्वारा लाया गया था दोस्तों यह स्तंभ दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह स्तंभ दिल्ली लाया गया था। किसने बनवाया था? ये अशोक का दोस्तों, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया लौह स्तंभ था। मेरठ स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। ये मेरठ में स्थित है। मेरठ इसका मूल स्थान दोस्तों था वो मेरठ था, लेकिन अब ये वर्तमान दिल्ली में स्थित है। इसे भी फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था। कौशंबी स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों। तो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी कारुवाकी का उल्लेख भी इसमें मिलता है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशंबी से प्रयागराज
लाया गया था। तो इस स्तंभ को प्रयाग कौन लेकर के आया था? समुद्रगुप्त लेकर के आया था। इस पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख मिलते हैं। ये दोस्तों ये स्तंभ लेख है, थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं। ये दोस्तों स्तंभ लेख है। सोहगोरा ताम्रलेख और हरौरा शिलालेख के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो ये इसमें दोस्तों ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है ये शिलालेख, और सोहगोरा ताम्रलेख दोस्तों गोरखपुर में है। इसमें मौर्य काल के अकाल यानी कि फ़ेमाइन और राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और हरौरा लघु शिलालेख का स्थान अगर देखें तो ये दोस्तों मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। सोहगोरा कहाँ पे है? गोरखपुर में, और हरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कुषाण वंश यानी कुषाण डायनेस्टी पर एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों। इसका पहला शासक था, यानी कि कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल कड़फिसेस था, और इसी ने दोस्तों इस वंश का प्रथम ये जो है इस वंश का प्रथम शासक था। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो विम कड़फिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, कुषाण वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो विम कड़फिसेस था। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिसके प्रमाण मथुरा तक मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए शुद्ध सोने के सिक्के हैं, और इन्हें दोस्तों सबसे पहले कुषाणों ने ही चलाए थे, यानी शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? कुषाणों ने। अब शक संवत की बात कर लेते हैं दोस्तों। कनिष्क ने 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत की। किसने शुरुआत की? कनिष्क ने। कब से? 78 ईस्वी से। याद रखिएगा, मथुरा का महत्व, मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, जहां से कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां प्राप्त हुई। तो मथुरा जो है दोस्तों, वो कुषाणों की कौन सी राजधानी थी? दूसरी राजधानी थी। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में कला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी? गांधार एवं मथुरा कला शैली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पेज में 2-3 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये संस्थापक वाली बात हो गई, वास्तविक संस्थापक कौन है, और तीसरा सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए? तो वो कुषाणों ने चलवाए। तो ये 3 फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। कौन-कौन सी? गांधार और मथुरा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो संस्थापक है श्रीगुप्त है दोस्तों। 275 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम गुप्त वंश का उदय प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। याद रखिएगा। स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के महत्वपूर्ण अवशेष निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? भीतरगांव, जो कि कानपुर में स्थित है, भीतरी, जो कि गाजीपुर में है, और देवगढ़, ये झांसी में है। दोस्तों मंदिर और जिलों को मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। एक तरफ दे देता है, एक तरफ मंदिर दे देगा, और दूसरी तरफ जिले दे देगा। आपको ऐसे करके मिलान करना होगा, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। तो जैसे भीतरगांव है, तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिलान वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। भीतरी कहाँ पे है दोस्तों? गाजीपुर में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे? झांसी, देवगढ़, झांसी, ठीक है। गुप्त काल का स्वर्ण युग। गुप्त काल के दौरान उत्तर प्रदेश में आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अद्वितीय विकास हुआ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुष्यभूति वंश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन, संस्थापक कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन। इसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित किया, यानी क्या बनाया? कन्नौज बनाया। याद रखिएगा, कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री कहा जाता था। हिंसांग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हिंसांग ने अपने वर्णन में कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख किया है, और हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज एवं प्रयाग में 2 महान बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन भी किया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसमें पूरी प्राचीन इतिहास को नहीं कवर किया है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं फैक्ट्स को कवर किया है जो आपके एग्जाम यानी कि यूपी स्पेशल जीके सीरीज के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने उन्हीं टॉपिक को कवर किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में दोस्तों उसमें जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।